नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखकर एक निःशुल्क क्रैश कोर्स का आयोजन 27 अप्रैल से किया जा रहा है। इससे संबंधित कक्षाएं 27 अप्रैल से ही प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर लाइव आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में चर्चा में रहा स्ट्रोंटियम या जिसे स्ट्रोंशियम भी कहा जा सकता है, क्या है? साइबर जासूसी समूह, मेलवेयर, स्पाईवेयर की निजी सर्च इंजन। स्ट्रोंशियम अथवा स्ट्रोंटियम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे फैंसी बियर के नाम से जाना जाता है, इसे जार टीम के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसे पॉन स्टॉर्म, सोफेसी, सैडनेट या फिर एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 28 के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे ज्यादा सक्रिय साइबर जासूसी समूहों में से एक है जो कम से कम सन 2000 के दशक के मध्य से काम कर रहा है। इस प्रकार से यह दुनिया के सबसे पुराने साइबर जासूसी समूहों में से एक बन जाता है। इसके पास जासूसी अभियान चलाने के लिए अत्यधिक परिष्कृत प्रकार के उपकरणों तक पहुंच है और यह है अमेरिका, यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में लक्ष्यों आदि पर हमला कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह समूह रूसी सशस्त्र बलों की मुख्य सैन्य खुफिया शाखा जीआरयू से भी जुड़ा हुआ है और जीआरयू की साइबर इकाइयां वर्षों से कई साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार रही हैं और इसकी इकाई 26165 की पहचान फैंसी बियर के रूप में ही की गई है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, साइबर जासूसी समूह। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रकाशन और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व बैंक, वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व निवेश रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच। आपके विकल्प हैं केवल दो, केवल एक, दो और चार, केवल तीन और चार की केवल तीन। विभिन्न रिपोर्ट्स के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें से विश्व आर्थिक आउटलुक मुख्य रूप से आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में साल में 2 बार प्रकाशित होता है। यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण और भविष्यवाणी करता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है जो वित्तीय बाजारों की स्थिरता और उभरते बाजार के वित्त पोषण का आकलन करती है। इसके अलावा विश्व निवेश रिपोर्ट मुख्य रूप से अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती है जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय और देश के स्तर पर दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों और विकास में उनके योगदान के संदर्भ में कार्य किया जाता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट है वह मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था के द्वारा जारी की जाती है जो विभिन्न देशों और क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर देशों को रैंक करती है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि जो पहला विकल्प है वह हमारा सही नहीं है, जो दूसरा विकल्प है वह भी हमारा सही नहीं है और जो चौथा विकल्प है वह भी हमारा सही नहीं है। केवल तीसरा जो हमारा विकल्प है वह सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल 3। आज के इंडियन एक्सप्रेस में
इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है क्योंकि हाल ही में आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वैश्विक आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को 8.2% पर आकलित किया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत की पहली नारीवादी लेखिका के रूप में पहचानी जाने वाली, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाए, वह है सत्यशोधक समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। वह अपने भावुक परिचय के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जिनमें से पहले को स्त्री पुरुष तुलना कहा जाता था। निम्नलिखित अंश में जिस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के संदर्भ में चर्चा की जा रही है वह हैं पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सगुनाबाई क्षीरसागर की मुक्ता साल्वे। आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो कथन है वह ताराबाई शिंदे के बारे में बात करता है। ताराबाई शिंदे का जीवन काल 1850 से 1910 के बीच रहा था और उनका जन्म महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुआ था। वह अपने प्रकाशित कार्य मुख्य रूप से स्त्री पुरुष तुलना के रूप में जानी जाती हैं, जो मूल रूप से 1882 में एक परिचय के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसे देश का पहला आधुनिक नारीवादी पाठ माना जाता है। उनके पिता भी स्वयं एक क्रांतिकारी विचारक थे, जो अपनी पुस्तक शिक्षित मूल निवासियों के लिए संकेत के लिए जाने जाते हैं। ताराबाई शिंदे सामाजिक कार्यकर्ताओं ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की भी सहयोगी थीं और उनके सत्यशोधक समाज संगठन की भी सदस्य थीं। 1885 में ज्योतिराव फुले ने ताराबाई के स्त्री पुरुष तुलना के बचाव में सत्यशोधक समाज की अपनी पत्रिका सतसार के दूसरे अंक में भी लेखन किया था। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर, सतलुज नदी पर कि रावी नदी पर। जब हम बात करते हैं रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से किया जाने वाला है। इसी प्रकार से 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना, जिसका निर्माण किश्तवाड़ जिले में ही चिनाब नदी पर 4,500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। यह दोनों परियोजनाएं इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया है और उनके द्वारा इन दोनों परियोजनाओं की आधारशिला को भी रखा गया है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। कभी कभी चर्चा में रहे एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इसकी शुरुआत 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। एजेंडा 21 के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक उत्पाद है। यह संयुक्त राष्ट्र, अन्य बहुपक्षीय संगठनों और दुनिया भर की सरकारों के लिए एक कार्य एजेंडा है, जिसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर निष्पादित किया जा सकता है। एजेंडा 21 पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। इसका उद्देश्य शुरू में सन 2000 तक वैश्विक सतत विकास हासिल करना था। इसलिए एजेंडा 21 में जो 21 है वह वास्तव में 21वीं शताब्दी को ही दर्शाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि केवल पहला जो कथन है वह सही है, दूसरा जो कथन है वह सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक।
अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे वेब के लिए यूरोपीय संघ के नियमों पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने यह घोषणा की कि वे डिजिटल सेवा अधिनियम यानी डिजिटल सर्विसेज एक्ट डीएसए पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंच गए हैं, जो बड़ी इंटरनेट कंपनियों को गलत सूचना और अवैध व हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के संदर्भ में एक ऐतिहासिक कानून होने जा रहा है। इस संदर्भ में डिजिटल सेवा अधिनियम डीएसए के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब उपयोगकर्ता सामग्री यानी यूजर कंटेंट को मॉडरेट करने की बात आती है, तो डीएसए मध्यवर्तियों, विशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के कार्य करने के तरीकों को कड़ाई से नियंत्रित करने जा रहा है। इसमें प्लेटफॉर्म को यह तय करने की अनुमति देने की बजाय कि अपमानजनक या अवैध सामग्री से कैसे निपटा जाए, डीएसए इन कंपनियों के पालन के लिए विशिष्ट नियम और दायित्वों को निर्धारित करेगा। यूरोपीय यूनियन के अनुसार डीएसए सरल वेबसाइटों से लेकर ऑनलाइन सेवाओं की एक बड़ी श्रेणी पर लागू होगा और इनमें से प्रत्येक के लिए जो दायित्व होंगे वह उनके आकार और भूमिका के अनुसार अलग अलग होने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कानून अपने दायरे में ऐसे प्लेटफॉर्म को लाता है जो इंटरनेट एक्सेस, क्लाउड कंप्यूटिंग और वेब होस्टिंग जैसी सेवाओं को प्रदान करते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बहुत बड़े ऑनलाइन सर्च इंजन को अधिक कठोर आवश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार जब डिजिटल सेवा अधिनियम डीएसए कानून के रूप में बन जाएगा, तो प्रत्येक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य की इन्हें लागू करने में प्राथमिक भूमिका होगी। साथ ही नया डिजिटल सेवाओं के लिए यूरोपीय बोर्ड को भी बनाया जाएगा। इसमें नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में जुर्माने को भी बहुत बड़ा बनाया गया है, जो कंपनियों के वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% जितना अधिक हो सकता है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थ उपयोगकर्ताओं के गैर कानूनी व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और इसलिए उनके पास अभी भी कुछ अर्थों में सेफ हार्बर प्रावधान को बनाकर रखा गया है। सेफ हार्बर प्रावधान के अनुसार यदि किसी मध्यवर्ती साइट आदि पर किसी उपयोगकर्ता के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि की जाती है, तो इसका जिम्मेदार प्लेटफॉर्म को नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि यदि प्लेटफॉर्म अवैध कृत्यों से अवगत हैं और उन्हें हटाने में विफल रहते हैं, तो वे उस उपयोगकर्ता के व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इसके विपरीत छोटे प्लेटफॉर्म यदि अवैध सामग्री का पता लगाकर उन्हें हटाते हैं, तो उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाने वाला है। यूरोपीय संघ के द्वारा जो इस प्रकार के नवीन नियमों को घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल भारत ने जो आईटी नियम घोषित किए थे, वह भी कुछ इसी के समान दिखाई देते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल घोषित भारत के आईटी नियम भी सोशल मीडिया मध्यस्थ और उसके अधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हैं यदि कंपनी कानून का पालन करने में विफल रहती है। इस संदर्भ में नियम 4A महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों जैसे कि फेसबुक या गूगल को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। यदि स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले ट्वीट या पोस्ट को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है, तो मुख्य अनुपालन अधिकारी पर मामला दर्ज किया जा सकता है। भारत के नियम मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने की भी बात करते हैं। साथ ही साथ इसमें किसी संदेश आदि के मूल प्रवर्तक का पता लगाने की आवश्यकता पर बल देने वाले खंड को भी शामिल किया गया है। हालांकि इस प्रावधान को व्हाट्सएप के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है। अभी भविष्य में देखने वाली बात होगी कि यूरोप के ये नियम किस प्रकार से लागू होते हैं और इसका अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया कंपनियों आदि पर प्रभाव किस प्रकार का देखा जाता है। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।